नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हमारे बीच में लीलाधर नायक जी उपस्थित हैं, जिनका सिलेक्शन RO के द्वारा ARO पद पर चयन हुआ है। आज हम उनसे कुछ प्रतियोगी छात्रों हेतु जो आवश्यक दिशा निर्देश और जो भी सहायता हो सकती है वह चर्चा करेंगे और उन्हें यह पड़ाव किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनको इस पड़ाव को प्राप्त करने के लिए, उन सब बातों को आपसे रूबरू करवाएंगे। और सर्वप्रथम हम हमारे नायक जी को अपने चैनल की ओर से, एम ऑनलाइन क्लासेस की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और पुष्पगुच्छ भेंट करते हैं। लीजिए। धन्यवाद सर। और अब हम चाहेंगे कि आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आप अपने बारे में कुछ हम लोगों को जानकारी दें जो आप उचित समझें। बिल्कुल सर। सर ने हमें आप सभी के समक्ष उपस्थित होने का मौका दिया और आपका मार्गदर्शन करने का भी मौका दिया। हृदय बड़ा प्रफुल्लित है और मन में कई सारे विचार भी आ रहे हैं कि आपका मार्गदर्शन, आप चूँकि इतने ज्ञानी तो हम है नहीं है कि बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे। और सर के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका सटीक उत्तर आपके लिए किसी बिना लाग लपेट के दिया जाएगा, ताकि आपका जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो उज्जवल हो। तो हम सबसे पहले सर के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देते हुए आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आप हमें पहले प्रश्न में अपनी पारिवारिक जानकारी दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जी। किस जनपद, किस राज्य से और आपके परिवार में कैसी क्या स्थिति है। जी सर, जैसा कि सर ने पूछा कि हम किस राज्य से किस ज़िले से हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड भाग के महोबा ज़िले से, और हमारे एक गांव का नाम है ननौरा। उस गांव में शिक्षा का स्तर यदि कहा जाए तो बहुत बेहतर है। अन्य ज़िले जो है और उनके अन्य गांवों की अपेक्षा हमारे गांव का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत बेहतर है। गांव में कई सारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तो थोड़ा सा उन्हीं का मोटिवेशन बचपन से मिलता रहा है कि जब वो गुजरते रहे हैं गांव से तो मन में लगा करता था कि एक दिन हम भी अधिकारी बनेंगे तो एक अलग सा भाव रहेगा। और अपनी पृष्ठभूमि की बात करें, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो घर में माताजी हैं, पिताजी हैं। पिताजी किसानी करते हैं, माताजी अपनी गृहिणी हैं। बड़े भाई भी खेती करते हैं। बीच वाले भाई हमारे अनुदेशक के पद पर नियुक्त हैं। और बड़े भाई और हमारे बीच वाले भाई की कृपा से ही आप कहिए कि उनके अथक परिश्रम के कारण ही इस मंजिल को तय कर पाने में हम सक्षम हुए। हमारी बहन भी हैं, तो बहन हमारी B.Ed BTC कंप्लीट है उनका और CTET भी क्वालिफाई है। और हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि कहा जाए तो हम एक कृषक परिवार से रहे। शिक्षा की बात की जाए तो हमारे दादाजी का मार्गदर्शन हमें बचपन से ही प्राप्त होता रहा है, क्योंकि वो हमारे गांव का जो विद्यालय है श्री गांधी विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल, उसके प्रबंधक रहे हैं। तो उन्होंने हमें बचपन से ही इस ओर प्रेरित किया कि पढ़ाई करो, और वास्तव में पढ़ाई करते करते ही यह मुकाम इतना तय कर पाया। नहीं तो जीवन में आप जानते ही एक कृषक परिवार के सामने कितनी प्रकार की समस्याएं आती हैं। सही कहा आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी और बहुत ही एक कहा जाए तो बहुत ही बिल्कुल ज़मीनी स्तर की जानकारी दी आपने, जो कई हमें माध्यमों से नहीं प्राप्त हो सकती थी। लेकिन चलिए अब इसी के साथ में आपने श्रेय के लिए, तो हमारा प्रश्न जो अगला था कि आप किन को श्रेय देना चाहेंगे, तो उसकी संख्या में आप और किसी को भी जोड़ना चाहें कि आप अपनी सफलता का श्रेय किन लोगों को, आपने अपने भाइयों को दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने और लोगों को श्रेय देते हुए
पिता माता सबको देखा है, लेकिन आपने पहली बार ऐसा हुआ कि अपने भाइयों को श्रेय दिया, और ये भी बहुत बड़ी बात कही है आपने। तो और भी कुछ इसमें श्रेय में शामिल लिस्ट है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कारण क्या रहा कि सर मैंने बताया ना कि सबसे पहले तो गांव में प्रशासनिक अधिकारियों को देखते थे। अच्छा। तो मन में एक विचार आता था कि यार प्रशासनिक अधिकारी बनना है। और इसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2012 में, उसके बाद मैंने डिप्लोमा भी किया। तो 2012 के बाद मेरे को लगा कि अब मेरे को प्रयागराज जाना चाहिए। अच्छा। और प्रयागराज पहुंचते ही हमने एडमिशन लिया। इलाहाबाद की एक प्रतिष्ठित कोचिंग है हमारी, उसका नाम है विजन आईएएस। विजन आईएएस के गुरुजन थे। तो मैंने बताया कि मैं कृषक परिवार से हूँ, तो आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तो मैंने सर लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा सा पैसे ऐसे की प्रॉब्लम। बोले बेटा तुमको सिलेक्शन करके देना है, पैसे की टेंशन मत लो। सर का इतना माने, हमारे सर भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रोफेसर हैं सर हमारे, उन्होंने इतना माने हमें सहयोग प्रदान किया कि पूछिए मत आप। एक बच्चे की तरह हमको एक परिवार में जैसे एक बच्चे का देख रेख किया जाता है, बच्चे को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही हमें माने हम हमारे साथ वैसे ही व्यवहार किया जाता था। साथ ही हमारे जो सीनियर रहे हैं उनके द्वारा भी हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता रहा है। शशिकांत भैया रहे हमारे, चंचल भैया, विकास भैया, सरोज भैया, इन्होंने भी बहुत मार्गदर्शन किया। और जो भी शिक्षण सामग्री थी, जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, हम 2016 से ही मुख्य परीक्षा देते आए हैं। इस वजह से हमको उनका सहयोग बराबर प्राप्त होता रहा, और इन्हीं सभी लोगों की बदौलत यहाँ तक का रास्ता तय हो पाया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी लिस्ट में सभी गुरुजनों का आपने सम्मान किया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी में आए हुए सभी गुरुओं का सम्मान दे दिया है, और अपनी प्रतिभा का निखार जहाँ से हुआ उस पूरे समझ लीजिए उन चाणक्यों का नाम बता दिया आपने। बहुत ही अच्छी बात है। और मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। आदरणीय विजय पांडे सर, अच्छा। जीएस सर और हमारे सतीश सिंह सर, इन लोगों ने मैंने इस तरीके से ट्रीट किया जैसे मैं उनका एक अपना ही बच्चा हूँ। जैसे ही अभी मेरा वेरिफिकेशन था तो मेरी मुलाकात सर ने बोला था कि आप मेरे घर आना, तो मैं सर के घर गया तो एकदम इस तरीके से ट्रीट किया मेरे को कि जैसे मैं बिल्कुल उनका बेटा हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया सही तरीके से, और डिमोटिवेट होने के बावजूद भी उन्होंने ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि बेटा आर्थिक पक्ष तुम्हारा कमज़ोर है तो तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, या हमको पैसा ही प्रायोरिटी है हमारी। उन्होंने सिलेक्शन को प्रायोरिटी दी हमारी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जैसा कि आपको बता दूं कि एएम ऑनलाइन क्लासेस भी बुंदेलखंड में छोटे छोटे परिवारों से आए हुए बच्चों का इसी तरीके से मार्गदर्शन कर रही है। और जैसे कि आपके गुरुजनों ने आपका मार्गदर्शन किया, आशा करता हूं कि उनसे मैं भी संपर्क करूंगा, और क्योंकि वो उनको मुझसे अच्छा अनुभव होगा, और मैं भी चाहूँगा कि वो मुझे अनुभव अपना शेयर करें, जिससे कि मैं भी और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सरकारी नौकरी में उपलब्ध करा पाऊँ उनको। क्योंकि हमारे चैनल का जो लक्ष्य है वह है प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी। तो यह चाहता हूं, क्योंकि आज के वर्तमान समय में जैसे पूर्व के समय में खेती का महत्व होता था, इस समय पे सरकारी नौकरी का महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अगले प्रश्न की श्रृंखला में जोड़ते हुए मैं चाहूँगा कि आप अपनी शिक्षा के बारे में हमें बताएं, जिसमें आपकी 10वीं 10th 12th या ग्रेजुएशन की जानकारी हमें पूरी दें। जी सर। बिल्कुल सर, जैसा सर ने कहा कि मेरे शिक्षण के बारे में, तो शिक्षण तो मेरा ग्रामीण स्तर से रहा हूँ। आर्थिक स्थिति तो हमारी जो शिक्षा रही है वो सरकारी विद्यालय में ही रही है। 12वीं तक हमने सरकारी विद्यालय में अध्ययन किया। अच्छा। तो गांव में ही हमारे जूनियर हाई स्कूल रहा, और वो देन हमारे गांव के ही बुजुर्गों की देन है कि गांव में शिक्षा का स्तर आप मान के चलिए कि महोबा ज़िले में सबसे बेहतर रहा है। शिक्षा का स्तर इतना बेहतर रहा है कि लगभग आज के 30 साल पहले हमारे गाँव में विद्यालय उपस्थित था, और रात को लोगों को पढ़ाया जाता था वहाँ। तो वही शिक्षा हमको भी प्राप्त हुई, और बहुत अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिनके कारण हमने इतना माने अचीवमेंट प्राप्त किए। ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमारे आने के कारण क्या था कि गांव में सरकारी विद्यालय तो उपस्थित थे, लेकिन 10वीं 12वीं का विद्यालय थोड़ा सा हम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं था। जब बुक ओपन हुआ तो थोड़ा सा आर्थिक समस्या के कारण हम श्रीनगर आते थे पढ़ने के लिए। हमारे ननौरा गांव के जस्ट
8-9 किलोमीटर की डिस्टेंस में श्रीनगर पड़ता है, वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है। तो वहाँ तक हम लोग साइकिल से ट्रैवल करते हुए डेली अप डाउन करते हुए, कभी कभी बस के माध्यम से भी, टेम्पो के माध्यम से भी आना जाना होता रहता था। तो यहाँ हमने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और स्नातक की जो शिक्षा थी उसमें हमने वाणिज्य संकाय से बीकॉम किया, छतरपुर में वीरांगना अवंतीबाई से। अच्छा। तो यहाँ तक की हमारी ये शिक्षा रही है। छतरपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत? हाँ, छतरपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है जहाँ खजुराहो पड़ता है, वो वहाँ हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आपकी शिक्षा के दौरान आपका शिक्षा का स्तर क्या रहा है? उच्चतम स्तर की बात करें तो घर वालों को लगा एक समय कि थोड़ा सा सिलेक्शन में डिले हो रहा है, लंबा समय लग रहा है, तो उन्होंने हमको बीएड भी करवा दिया और बीएड भी हमने कंप्लीट किया। अच्छा। उसके बाद सीटीईटी, सीटीईटी प्राइमरी और जूनियर दोनों को हमने क्वालिफाई किया। और उस तरफ जो कि रुझान कभी रहा नहीं है, लेकिन घर वालों का प्रेशर था कि भाई तुम अधिकारी खेल रहे हो, अब अधिकारी खेलना बंद करो, अब अध्यापक बन जाओ। अध्यापक? हाँ, लेकिन उस तरफ ध्यान था नहीं, ध्यान हमारा था कि अधिकारी। अच्छा। अब वो अधिकारी शब्द चाहे जहाँ से जैसे भी प्राप्त हो, प्राप्त करना है और वो प्राप्त हो। तो आपने समीक्षा अधिकारी का बिल्कुल सर प्राप्त कर लिया है? जी सर। और आपकी जो खाली समय में लोगों की चर्चाएं होती हैं या लोग कोई इंटरेस्ट रखते हैं, हॉबी आपकी क्या? वैसे हम लोगों को बता, हमारे प्रतियोगी छात्रों को बिल्कुल देखिए, क्योंकि बहुत से लोग हॉबियों में क्या क्या देते हैं कि मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ, कुछ लोग ही अपनी सच्चाई बता पाते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है या कुछ और करना पसंद है। तो आप अपनी वही किताबों से तो सर मोह है ही, ऐसा नहीं है किताबों से मोह नहीं है, प्रेम है। क्योंकि किताबें ही हैं जो व्यक्ति को समाज में उसका उचित स्थान दिला पाती। बिल्कुल सही कहा। लेकिन संगीत से बचपन से लगाव रहा है। अच्छा। क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि घर में हमारे रामलीला होती थी। अच्छा। तो रामलीला में बचपन से संगीत का साथ चलता रहा है, तो संगीत से लगाव आज भी है, पहले भी था और अभी भी वर्तमान में हारमोनियम की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा। और स्वयं से ही हारमोनियम सीखा जा रहा है, कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे देख देख के सीखते रहते हैं। और संगीत बचपन से ही रगों में दौड़ता रहा और आज भी दौड़ता है, जब भी अकेले बैठते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं। और उसके साथ क्रिकेट खेलना भी अपनी बहुत बड़ी हॉबी है। ये मान के चलिए कि सचिवालय में पहुँचते ही हमको वहाँ सीमा गुप्ता जी हैं, उन्होंने ये बताया था कि सचिवालय में खेल कूद के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो सबसे पहले क्रिकेट में ही प्रयास करना है, शायद राज्य स्तरीय क्रिकेट खेलने को मिल जाए। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई। और आपने जो अपनी प्रतिभा के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगा यदि आप चाहें तो हमारे जो भी आप संगीत यदि गा लेते हो, कोई 4 लाइनें हमारे प्रतियोगी छात्रों को कुछ भी आप सुना दीजिए, कुछ भी आप जो भी आप उचित समझें, किसी की भी लाइनें हो जो आप अच्छी लगे आपको। एक गीत है किशोर कुमार का, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। इस गीत में मैंने अपने आप में ये गीत संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित कर देता है। आप इस गीत को सुनेंगे तो जीवन की पूरी गहराई समझ में आ जाएगी और ये गीत आपको जीवन में एक मार्गदर्शक के तौर पे आपको लेके चलेगा। तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, बस ये समझिए कि परफेक्ट सिंगर नहीं है, गुनगुना लेते हैं। नहीं, चलिए, अच्छी बात है। आपने 2 लाइनों में ही वास्तव में मतलब हृदय मेरा भी प्रफुल्लित हो गया था ये गाना सुन करके ही। सुना कई बार है, लेकिन आपके मुँह से पहली बार सुन रहा हूँ तो अपने आप में अजीब लगा। बिल्कुल सर, वास्तव में बहुत अच्छी। और इसी के साथ में अगला जो प्रश्न हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किसने खास तौर पे आपको प्रेरित किया? किस शख्सियत ने या किस आपको ऐसे ही कोई घटना जो आपके ज़िंदगी में घटी हो जिससे आपको ये प्रेरणा मिली हो? जी जी, हमारे दादाजी, मैंने बताया था आपको कि प्रबंधक रहे गांधी विद्या मंदिर के, तो उनका क्या है कि प्रबंधक होने के नाते उनका संपर्क जो उच्च अधिकारी होते थे तो उनसे उनका संपर्क बना रहता था। और दादाजी के संपर्क के कारण ही हमारे घर में
प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना रहता था। जैसे एसडीओ साहब आ जाते थे, कभी कभी एसडीएम साहब आते थे, तो उनको देखकर ये लगता था कि उनको कुछ पुष्प वगैरह और अन्य प्रकार के उपहार भी भेंट किए जाते थे। तो उनका जब रुतबा देखता था और उस समय लाल बत्तियाँ चलती थी, तो सायरन बजता हुआ जब जाता था तो मन में एक हिलोर सी उठती थी, लगता है यार हम भी अधिकारी बन जाए, ये लगा करता था। तो वास्तव में अगर श्रेय की बात करें तो उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों को मैं अपने मोटिवेशन का श्रेय दे सकता हूँ कि जिनकी वजह से मन में ये विचार उत्पन्न होते रहे कि अधिकारी बनना है और अधिकारी बनना है, तो वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा के कारण मैंने प्रशासनिक सेवा में जाने का विचार बनाया। चलिए, बहुत ही अच्छी है आपने बात बताई है। और आपने राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसे और कहाँ से शुरुआत की? जी, 2013 के लास्ट में हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज। अच्छा। तो हमने एडमिशन बताया आपको, विजन आईएएस में एडमिशन लिया। वहीं हमको विजन आईएएस में ही सारा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है, और जो भी हमारे सीनियर लोग थे उन्होंने हमेशा सही मार्गदर्शन किया। 13 में पहुँचे, लास्ट 13 में पहुँचे हम लोग। 14 में हमने ये समीक्षा अधिकारी वाला ही पेपर दिया था सबसे पहले। अच्छा। तो पहली बार दिया था समीक्षा अधिकारी, तो वो हम लोगों का उस समय क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय हम लोग ना तो बेहतर तरीके से प्रिपेयर थे और एग्ज़ाम का तो क्लियर होने का चांस ही नहीं था, क्योंकि बेहतर तरीके से हम जब तैयार ही नहीं है तो जंग कैसे लड़ पाएंगे। सही है। हमें अगर किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करनी है तो इस बात को हमें विशेष ज्ञान रखना चाहिए कि हमें सारे पक्षों को मजबूत करके जाना चाहिए एग्जाम में। सही कहा। अति शीघ्र नहीं कि हम एक साल पहुँचे नहीं कंपटीशन करने की, तुरंत हमने अटेम्प्ट देना शुरू किया। जब आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाएं, आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, तभी जाके एग्ज़ाम दें तो बेहतर है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि हम हर बार आधी अधूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में जाते हैं और सफलता ना मिलने के कारण क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हतोत्साहित होने में क्या होता है, हतोत्साहित अगर हो गया आदमी तो सफलता उसकी दीर्घ हो जाती है, उसको लंबे समय में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए एक नियत समय में तैयारी करने के बाद ही किसी भी एग्जाम में बैठा जाए तो सफलता की रेट जो है, सफलता दर बढ़ जाती है। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि आप ऐसा नहीं कि आप अपनी ही ज़िंदगी से अनुभव लें। आपका मानना ये है कि आप ऐसा नहीं कि आप अपनी ही ज़िंदगी से अनुभव लें, दूसरे की ज़िंदगी को देखकर भी आप अनुभव ले सकते हैं। कि जैसा आपने कहा कि आप पहले तैयारी करें और अपनी तैयारी को जब पूरा कर लें तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें और फिर उसके बाद आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठें। तो ये बहुत बड़ी बात कही। और आप का जो टाइम टेबल था और पर डे आपका जो पढ़ने का जो टाइम टेबल था वह इस परीक्षा के दौरान, तो कितना क्या टाइम टेबल था, कितने समय पढ़ते थे, किन विषयों को कैसे आपने डिवाइड किया टाइम टेबल के हिसाब से, किस विषय को ज़्यादा समय देते थे और किस विषय को कम समय दिया जाता था? जी सर, कारण क्या है कि सर मेरा टाइम टेबल तो एक्चुअली मैं सही बताऊँ, टाइम टेबल तो एकदम क्लियर नहीं था, लेकिन ये क्लियर था कि पढ़ना है। क्लियर टाइम टेबल की बात नहीं थी कि टाइम टेबल हमको 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ये कभी क्लियर नहीं रहा कि मेरे को 8-10 घंटे ही पढ़ना है। बस ये था कि पढ़ना है और सटीक पढ़ना है, सही पढ़ना है। 8-10 घंटे वाला कभी नहीं रहा। हाँ, 6-7 घंटे लगभग हो जाता था सर, कि 6-7 घंटे पढ़ाई हो जाती रही, क्योंकि 2-3 घंटे न्यूज़पेपर में हो जाता था। बाकी ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन सारे सब्जेक्ट में कंसंट्रेट रहता था। इन सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की हमेशा तैयारी चलती रही है। और आज भी सिलेक्शन होने के बाद भी आज भी अंतरात्मा ये कहती रहती है कि अगर अन्य कोई काम कर रहे हैं तो ये मन में ये चीज़ दिमाग में बनी रहती है कि अभी किताब पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये आज भी ये मन में चलता रहता है कि पढ़ना है। मैंने दिमाग में ये मान के चलिए कि आज भी आग लगी हुई है, बस पढ़ना है, पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है अब ये समझ में नहीं आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात रही आपने बताया। तो लगभग जो पढ़ने का पर डे का जो आपका रूटीन था, तो उसमें घंटों की अगर संख्या की जाए तो 5-6 घंटे हो जाते हैं। 6 घंटे समथिंग पर डे का ही रहता था। कभी कभार हो सकता है कि क्रिकेट खेलना है संडे। प्रयागराज में क्या होता था, हम लोगों के बुंदेलखंड एरिया के काफी लोग एक साथ पहुंचे थे, तो संडे को तो मैच होना ही होना है। और थोड़ा बहुत मैच नहीं होता था, जम के मैच होता था, थक जाते थे,
आके खूब सोते थे। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई। खेलते कूदते में कभी कोई कोताही नहीं बरती, सिलेक्शन के साथ भी, सिलेक्शन नहीं भी होता था तब भी खेलते थे। टेंशन लेके कभी सिलेक्शन माने अगर आप ये लेके चलते हैं कि टेंशन लेके आप चले और सिलेक्शन हो जाए तो उसमें डिले होता रहेगा। निश्चिंत होके पढ़िए, निश्चिंत होके तैयारी करिए और एग्ज़ाम को ये मान के मत चलिए कि मैं बिल्कुल क्रैक ही करने जा रहा हूँ। आप बेहतर प्रिपेयर होके जाइए, बस ये मान के चलिए कि बेहतर तैयार है और अच्छा करेंगे। सफलता असफलता आगे का काम है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये और पूछना चाहूँगा, जो आपका माध्यम रहा इसमें पेपर देने का, ये आरओ में, कि किस माध्यम से आपने परीक्षा दी और उसका क्या प्रभाव है उस पर? हिंदी या अंग्रेजी माध्यम का विशेष एक भाषा का किसी पर प्रभाव है उस पद में, या फिर आपका जो माध्यम रहा वही भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? इसमें क्या है, जो यूपी पीएससी का जो आरओ वाला पद है, इसमें चूंकि हिंदी को ही प्राथमिकता रहती है, हिंदी निबंध को, तो इसके लिए तो हमारा हिंदी माध्यम ही रहा। और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए भी हिंदी माध्यम ही था। यूपीएससी भी हमने दिया 1-2 बार, तो उसमें भी अपना हिंदी माध्यम ही रहा। हिंदी माध्यम क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे तो थोड़ा सा अंग्रेजी हमको 6th-7th क्लास में अंग्रेजी पढ़ने को मिली थी, तो इसलिए अंग्रेजी माध्यम का तो प्रश्न थोड़ा सा जटिल हो जाता है और बेहतर प्रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा माध्यम हिंदी रहा और आज भी हिंदी से विशेष लगाव है और हिंदी में ही अपना काम चलता है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई। और अगला प्रश्न जो हमारा आता है उसमें, प्राथमिक और मुख्य परीक्षा में आपने किस विषय की तैयारी किन किन पुस्तकों, किन किन सोर्सों से की? जैसे कि आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य विषय जो भी थे, तो इन विषयों के लिए किन किन सोर्सों का आपने इस्तेमाल किया? जैसा कि करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक दिन में कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और केवल पढ़ना नहीं है, उसको मंथन भी करना है। जैसे मान लीजिए अभी अफगानिस्तान का समस्या चल रहा है, तो डेली आप न्यूज़पेपर देखिए, आप भारत से इसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, भारत को क्या प्रॉब्लम होगी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चाइना से, तो ये सारी चीज़ें आपको करंट से कोरिलेट करके चलना है। भारत चाइना से जो कूटनीतिक संबंध चल रहे हैं, जटिल संबंध चल रहे हैं, संघर्ष वाली स्थिति बनी रहती है, तो इससे भारतीय जो राजनीति है उसमें क्या प्रभाव है, आम नागरिकों को क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज चूंकि वैश्विक विलेज वाली संकल्पना चल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि दुनिया में कि कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसका पूरे विश्व जगत पर प्रभाव पड़ता है। तो उसी संदर्भ में हम भी वैश्विक जगत के एक हिस्से हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ना तय है। तो सारे करंट अफेयर्स वाला सेक्शन तो खुद से हम नोट्स भी प्रिपेयर करते थे, और जैसे ही ये प्रारंभिक परीक्षा का समय आता था, मुख्य परीक्षा का समय आता था, तो प्रतियोगिता दर्पण और घटना चक्र की आती थी दृष्टि, उसको भी पढ़ते रहे। अब करंट अफेयर्स में हिस्ट्री के लिए हमारे पास मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा सर की बुक थी, प्राचीन के लिए केसी श्रीवास्तव जी का यूज़ करते थे हम, मिडवल के लिए एनसीईआरटी वगैरह का यूज़ करते रहे। एनसीईआरटी तो सारे माने विषयों के लिए आपका अमृत है, ये मान के चलिए तैयारी के लिए अमृत आपका एनसीईआरटी है। अच्छा। एनसीईआरटी में इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि आप उन्हें अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको अन्य किताबों को कम पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। कोई भी कंपटीटर हो उसके लिए बेहतर बुक्स सबसे पहले एनसीईआरटी ही सजेस्ट की जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए एस एन लाल हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत सर का था, और वाणी पब्लिकेशन का भी इकोनॉमिक्स एस एन लाल का तो आपको बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी मेरा माजिद हुसैन का मैं यूज़ करता था, माजिद हुसैन का और मुकेश बड़वाल जी का। और इनके अतिरिक्त जितना भी पढ़ा मैंने उन सभी का क्या करता था, शॉर्ट नोट तैयार करता था मैं, सारे का शॉर्ट नोट बनाता था हर एक सब्जेक्ट का। जैसे कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो उन सारी चीज़ों का एक बुक है। एक तरीके से ये मान के चलिए कि किताबें जो घाघर थी, जो किताबों का सागर था, उनको छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना के सागर को मैंने गागर में भर लिया, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स को बना के। अच्छा। और उन्हीं शॉर्ट नोट्स में ही क्या होता था कि एग्जाम में वही सारे काम आ जाते थे। और
आप सारी चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो एक कॉमन सेंस होने लगता है व्यक्ति को कि प्रश्न यहाँ से पुटअप होगा। सही कहा आपने। हाँ, कोई भी परीक्षा देने से पहले मैं क्या करता था, सारे जो एग्ज़ाम होते थे, जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो पीसीएस के जितने भी पेपर हुए सबका सॉल्व करता था, पूरे पेपर को सॉल्व करके फिर मैं प्री देने जाता था। अच्छा, हाँ, मतलब ओल्ड पेपर। हाँ, सारे पुराने पेपर्स को सॉल्व करके ही किसी भी, चाहे समीक्षा अधिकारी का रहा हो चाहे पीसीएस का रहा हो, सब में मेंस, प्री और मेंस के लिए पुराने पेपर्स को लगा के ही जाते थे। अच्छा, पुराने उनका लाभ मिलता है। हाँ, उनका लाभ मिलता है, बिल्कुल। आप किसी भी कंपटीशन में जाइए, किसी भी एग्जाम को दीजिए, उसके पुराने पेपर्स को लगाएंगे तो आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा कि आपको किन किन सेक्शंस को पढ़ना है और किन किन सेक्शन को छोड़ना है। सही कहा, ये अनुमान लग जाता है इसमें। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। हमारे यहीं से प्रश्न, अंतिम प्रश्नों की तरफ हम से पहुंच रहे हैं। और आपने जो निबंध लेखन का अभ्यास किया इसमें, क्योंकि आरओ के पद में भी निबंध लेखन एक टॉपिक है समझ लीजिए, तो निबंध लेखन का आपने कैसे प्रयास किया और कैसे, कहाँ से शुरुआत की? जी सर, देखिए निबंध क्या है, आपको अपने विचार लिखने होते हैं। अच्छा। पीसीएस में चाहे आप पीसीएस आरओ दें या मेन पीसीएस, उसमें निबंध एक टॉपिक होता है। निबंध में आपके अपने विचार होते हैं, आप कितना अच्छा चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना अच्छा आप चीज़ों को समझा सकते हैं सामने व्यक्ति को, उतना आपकी मुख्य परीक्षा में मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जितना आप अच्छा निबंध को लिखेंगे, जितना चीज़ों को बेहतर गहराई से आप रिप्रेजेंट करेंगे, उतना आपके मार्क्स अच्छे बढ़ते रहेंगे। चूँकि मेरा जीएस वाला पोर्शन थोड़ा सा कम रहा, लेकिन लेखन शैली में क्या होता था कि निबंध जब भी मैंने लिखा तो निबंध के लिए ये रहता था कि पहले से कुछ कविताएं करने का भी शौक रहा है, कविताएं बनाने का भी, तो वहाँ उन सटीक कविताओं को भी मैंने कुछ पंक्तियों को लिखा कि मान लीजिए पर्यावरण संबंधी कोई चीज़ आ रही है तो पर्यावरण के सारे तथ्यों को भी उनमें समावेश करना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेके कोई बात आ रही है, भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, तो हाल के घटनाक्रम क्या है, प्राचीन घटनाक्रम क्या है, उस सारी चीज़ों को एकत्रित करके रखना पड़ता है। क्योंकि निबंध के जो टॉपिक होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। जैसे पहला टॉपिक हो गया साहित्य का, तो साहित्य में आपको मान के चलना है कि साहित्य, उन्होंने कहा साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है। अब पुनर्सृष्टि कैसे? पुनर्सृष्टि साहित्य समाज का दर्पण है। तो दर्पण क्या करता है? दर्पण व्यक्ति को उसका प्रतिबिंब दिखाता है। तो उस दर्पण में हमको समाज को भी देखना है, समाज के सारे क्रियाकलापों को देखना है। तो सारी चीज़ों को पूर्व तरीके से अपने विचारों में संकलित करके डेली प्रैक्टिस करते थे लिखने की। निबंध जैसे लिखना है तो डेली प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। कोई ना कोई टॉपिक लेके उसको कंटिन्यू, जब करंट का कोई टॉपिक हो गया तो उस पर हम लिखते थे। अगर इन्वायरमेंट संबंधी कोई टॉपिक है तो उसको लिखते थे। आपदा से संबंधित कोई टॉपिक है तो उसको अपने शब्दों में लिखते, अपने शब्दों में। यानी आपने जो कविता का माध्यम बताया, यह मैं अन्य लोगों से भी मिला हूँ तो उन लोगों ने भी यही मुझे बताया कि कुछ ऐसे बिंदु होते थे जो निबंध के लेखन के दौरान हमें उपयोग करना हो, उनको किसी न किसी अपनी स्वयं की कविता के द्वारा गुनगुना के बना लिया जाता था। उसको हम निबंध लेखन के दौरान उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी शब्दावली है जो उस समय प्रयोग करने के लिए हमारे दिमाग में वो ऑटोमेटिक याद आ जाएगी, क्योंकि वो हमारा गीत है, समझ लीजिए। बिल्कुल। और तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई हमें। और क्या रहता था सर कि जब भी मेंस में निबंध लिखने जाते थे तो किसी न किसी महान कवि का, किसी महापुरुष का कोई ऐसा कथन लिख दिया जाता था जिससे एग्जामिनर जो हमारी कॉपी चेक करने वाले हों उन पर एक इम्पैक्ट पड़े कि हाँ भाई व्यक्ति सही दिशा में सही बात को कह रहा है। हम अपनी बात तो कहते थे, साथ ही उनकी बात को भी उसमें समावेश करते थे कि इससे भी उस निबंध को रोचक बनाया जा सके और हम अपने नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। उसी का प्रॉफिट मिल रहा था हमको। अच्छा, चलिए आपने हमारे चैनल को और एम ऑनलाइन क्लासेस की पूरी टीम को बहुत ही अच्छा आपने समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हम बहुत बहुत आपसे धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी अब दिल की आपकी कोई बात हो तो वो हमारे प्रतियोगी छात्रों को आप मार्गदर्शित कर सकते हैं। यह अंतिम समय के समझ लीजिए आपके द्वारा जो प्रेरणा वाले शब्द हैं, जो भी चीज़ें आपको सही लगे वह आप हमारे प्रतियोगी छात्रों हेतु
पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करने का मौका दिया। नहीं। आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया और आप लोगों का मार्गदर्शन करने का मौका दिया। तो इस बात के लिए तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, बहुत जाता ही जाता है। और आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए यही कहेंगे कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप अन्य प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो एक टाइम ड्यूरेशन लेके चलिए कि आपको कितने समय में इस अचीवमेंट को गेन करना है। ऐसा नहीं कि आप पंचवर्षीय योजनाएं, 10 वर्षीय योजनाएं, इस तरीके की योजनाएं लागू करें। एक नियत समय बनाइए और नियत समय के साथ साथ अपनी तैयारी का स्तर, जब आप ये महसूस करने लगें कि हम एक बेहतर स्थिति में हैं, हम किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंतरात्मा में जब आपको ये जवाब देने लगे तो आप मान के चलिए कि आप तैयार हैं। और तैयारी के लिए ये आवश्यक नहीं है कि 50 किताबों को पढ़ा जाए, मानक बुक पढ़ी जाए, क्योंकि बाज़ार में आपको हज़ारों किताबें मिल जाएंगी, हज़ारों पब्लिकेशन मिल जाएंगे, लेकिन आप उन किताबों का चयन करें जो आपको सटीक और सही जानकारी दें। ठीक है, आपको ना तो भाई महान वैज्ञानिक बनना है, आपको एक वनडे एग्ज़ाम क्लियर करना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो ना वैज्ञानिक बनना है, तो आपको उन किताबों को आप पढ़िए जो मानक बुक हैं और जिनकी रिकमेंडेशन अच्छे अच्छे राइटर्स, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं। और नियत समय में अपनी तैयारी को परिपूर्ण कीजिए। समय के साथ ये टाइम टेबल की बात कहें तो टाइम टेबल कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही और सटीक पढ़ना ज़रूरी है। 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही और सटीक और सही गेन करना ज़रूरी है। आप कम समय में कितना ज़्यादा गेन कर रहे हैं, ये आपकी सफलता दर को बढ़ा देता है। सही कहा। कम से कम समय में आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को गेन कर रहे हैं, ये सफलता की दर को बढ़ाता है। तो बिना हतोत्साहित हुए और समाज के उन लोगों की, जो समाज के लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहते हुए अपने आप को मजबूत रखिए। अपने आप को ये मान के चलिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि यदि उसने किया है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। अपनी अंतरात्मा से ये प्रश्न करिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यदि अंतरात्मा ये कहते कि तुम ये नहीं कर सकते, तो फिर उसमें मत पड़िए। अंतरात्मा ये कह रही है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप मान के चलिए कि आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए आने वाली मुश्किलों में का भी सामना करना है, और सामना करना है बिना घबराए हुए। सही कह रहा है। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं जीवन का परम सत्य क्या है, कि जो कुछ मिलना है यही मिलना है, यही मिलना है और यही खो जाना है। आपको लेके कुछ नहीं जाना। लेकिन आप लेके क्या जाएंगे? आप अपने अच्छे काम लेके जाएंगे, आप अच्छे विचार लेके जाएंगे, आप अच्छा व्यवहार लेके जाएंगे, है ना। दुनिया में आप ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे और दुनिया को आप ये सारी चीज़ें दे भी जाएंगे। तो बस सही और सटीक तरीके से पढ़ते रहिए, सफलता आपको एक ना एक दिन मिलेगी। यदि आप हतोत्साहित हैं तो किसी महान विचारक के शब्दों को पढ़िए, उसके संघर्ष को पढ़िए, आप डिमोटिवेट की जगह मोटिवेट हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को पुनः एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप सभी के बीच आने का मौका दिया सर ने, और एक अच्छी कोचिंग क्लास की सर ने स्थापना की है, जो कि एम ऑनलाइन क्लासेस हैं। और सर विभिन्न परीक्षाओं को लेके अपनी टीम के साथ लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो सर के चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारी अन्य किसी प्रकार की क्वेरी है, आपके कोई प्रश्न है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और सर तो सदैव आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। हम भी, अगर आपको कोई क्वेरी, आपके कोई प्रश्न है, तो आप हमसे बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं और हमें आपका मार्गदर्शन करने में प्रसन्नता मिलेगी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और नायक जी ने बहुत ही अच्छा एक परिचय और प्रतियोगी छात्रों हेतु जितना अच्छे से अच्छा सोर्स, जितने से अच्छे मटेरियल और जो संघर्ष की कहानी का पूरा अपना विचार बता दिया है। आप लोग इससे कहीं ज़्यादा
मैं आशा करता हूं कि आप लोग इससे कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि सर ने संघर्ष किया, वास्तविकता ये है कि आप बहुत बड़े संघर्ष के बाद इस पड़ाव पर पहुंचे हैं और इस पड़ाव को पाने के बाद आज भी उनमें वही नम्रता है। मेरे एक फ़ोन करने के बावजूद सर ने समय दिया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरे बराबर के हैं, मेरे भाई हैं और समझिए। और एम ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य आपको बता दूं, निःशुल्क प्लेटफॉर्म है आपके लिए और मैं अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर शुरुआत की थी और यह मैं अब पूरे देश में व्याप्त बच्चों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए हमारी पूरी टीम जितनी क्षमता के साथ कार्य कर सकती उतनी करेगी। और जैसे सर हैं, नायक जी हैं, ऐसे ही हमारे और भी साथी हैं और भी हमारे जो सीनियर हैं, उन सभी से आपको रूबरू करवाएंगे समय के साथ में और परिचय कराएंगे। और यह हमारी मार्गदर्शन टीम है जो आपको हम समय समय पर आप लोगों को प्रेरणादायक बातें उनसे दिलवाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आपको मोटिवेट होना भी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सा ऐसा कार्यकाल गुजरा, एक कोरोना कार्यकाल में बहुत से प्रतियोगी छात्र वास्तव में सर हतोत्साहित थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत से छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं का क्षेत्र छोड़ करके घर में आ गए और खेती किसानी करने लगे। वास्तविकता यही है, क्योंकि मैं भी जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर मैंने स्वयं देखा है कि हर 5वें घर से कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई मजदूर पलायन कर चुका है। बिल्कुल सर, कारण यही है कि यहाँ पर बेरोजगारी है। बिल्कुल, लेकिन इंसान मेहनत करना चाहता है लेकिन उसके पास रास्ता नहीं है, कोई ना कोई व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा, समस्याएं आएंगी लेकिन उन समस्याओं से लड़ना आपको है। हाँ, हार मत मानिए कभी, हार न मानिए कभी। यदि हार आप ही मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। यदि आप हार न माने, बस आपके अगल का, बगल का, रिलेशन का, परिवार का क्या कहता है यह आप मत सोचें। आपका जो काम है आप अपना काम करिए और अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप स्वयं दिल से ठान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यदि हमने दिल से ठान लिया तो उसी दिन आपका लक्ष्य आपके कदमों में होगा और आप उस सीढ़ी को अपने आप पालेंगे। तो चलिए, इसके साथ में अब मैं सर को एक छोटा सा गिफ्ट आप ही लोगों के सामने देना चाहूँगा। एक डायरी और पेन के माध्यम से आपका सम्मान करना चाहता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका था और आप हमारे बीच में रहे, हमारे बहुत ही प्रतियोगी छात्रों को बहुत ही अच्छी बातें बताई। और चलिए, मैं इसी के साथ में विदा लेना चाहूँगा। यदि हमारे क्लासेस द्वारा और आपको पसंद आती हैं क्लासें, तो और भी क्लासें हमारी जो दी गई हैं और लगातार चल रही हैं उनको देख सकते हैं। एम ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम या फिर आप टेलीग्राम पर निःशुल्क PDF और निःशुल्क व्यवस्था है। यह हम किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं, ना किसी प्रकार की आप लोगों से डिमांड करते हैं, ना कोई आपको हमारा कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर मिलेगा। हम केवल ऑनलाइन सेवा देते हैं और आप लोगों के लिए समर्पित हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। वंदे मातरम।